मेरा नाम अनीता है। ये बात जब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद मेरा पति अमेरिका चला गया तो मुझे रात को डर लगता था। मैं अपनी कुंवारी ननंद को अपने पास सुला लेती थी, लेकिन लाइट बंद होते ही मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता। एक रात डर की वजह से मैंने लाइट जलाई तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमेशा से ही मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी थी और एक भरे पूरे घर में रहने की आदी थी। हमारे छोटे से घर में भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ऐसे घर में तन्हाई और अकेलेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में मैं विदा होकर एक बहुत बड़े बंगले में आ गई, जहां मेरे और मेरे पति के अलावा सिर्फ एक सास और ननंद ही रहती थी। शादी के शुरू के दिनों में तो मुझे उस बंगले में वहशत सी महसूस होती थी, क्योंकि वहां हर वक्त एक खामोशी सी छाई रहती थी। मेरी ननंद सुबह होते ही कॉलेज चली जाती और फिर दोपहर को वापस लौटती थी। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे को अंदर से बंद करके टीवी देखती रहती थी और मेरा पति परदेश से कुछ दिनों के लिए वापस आया हुआ था। वो अपने दोस्तों से मुलाकातें करने में इतना व्यस्त था, क्योंकि उसकी वापसी के दिन करीब आ रहे थे। घर में 4 नौकरानियां भी मौजूद थीं, जो सारा दिन काम करती और फिर शाम को अपने घर को वापस लौट जाती थी। जब मेरी शादी अनिल से हो रही थी तो मेरे ख़ानदान वाले मुझे बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे और कह रहे थे, तुम बहुत नसीब वाली हो जिसकी शादी अनिल जैसे लड़के से हो रही है। वो बहुत अच्छा कमाता है और उसका बहुत बड़ा घर है। उस घर में तुम हमेशा रानी बनकर रहा करोगी। और मैं भी मन ही मन ये सोचकर खुश होती थी, अच्छा है, मुझे इस शोर शराबे से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी शांति में रहना चाहती थी। अनिल अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन नौकरी करते थे और वो यहाँ कुछ दिनों की छुट्टियों पर आते थे। जब उनको मैं एक शादी में मिली थी, मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और अपनी माँ से कहकर मेरे लिए मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया था। अनिल के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और ख़ानदान भी। वो खुद भी देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे और वो बहुत खुश मिजाज और नरम दिल के इंसान थे। इसीलिए मेरे पिता ने फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। घर में मौजूद मेरे सारे ही कज़िन मेरी खुशकिस्मती पर हैरान थे। मैं कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन ना जाने अनिल को मुझ में ऐसी कौन सी बात नज़र आ गई थी कि वो पहली ही नज़र में मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। एक छोटी सी रस्म के बाद हम दोनों की शादी 1 महीने के अंदर हो गई। दोनों परिवार ही हर बात पर राज़ी हो गए थे, इसीलिए शादी जल्दी करने में किसी को भी परेशानी नहीं थी। वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पिता ने भी पैसे के बल पर सारे इंतज़ाम जल्दी जल्दी कर लिए थे। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी, इसीलिए किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रखी और मेरे माता पिता ने दिल खोल कर मेरी शादी की और पैसा पानी की तरह बहा दिया। अनिल भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए उन्होंने भी शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मेरे लिए एक से बढ़कर एक कपड़े और जेवर लेकर आए थे। अपनी बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फेरों के बाद जब अनिल को और मुझे एक साथ बैठाया गया तो हर किसी ने ही हमारी जोड़ी की तारीफ की और कहा चांद सूरज की जोड़ी है, और बहुत सी दुआएं भी दी। मैं विदा होकर अनिल के घर आई तो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। मेरा और अनिल का कमरा ही मेरे आधे घर के बराबर था। कमरे को असली फूलों से सजाया गया था और कीमती फर्नीचर से उस कमरे में अलग ही रौनक आ रही थी। लेकिन इन सब से भी कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ जो मेरे नज़दीक बहुत ही ख़ास थी, वो अनिल की मोहब्बत थी। शादी की रात अनिल ने मुझसे अपनी मोहब्बत का बहुत ही बेचैन शब्दों में इजहार किया था। मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था। अनिल के शब्दों में मेरे लिए तो इतनी इज्जत थी। वो मेरी आने वाली ज़िंदगी का सहारा थी। शादी के बाद अनिल के पास 1 महीने की छुट्टियां थी और 1 हफ्ता तो उन्होंने पूरी तरह मेरे साथ ही गुजारा था। ये 1 हफ्ता किस तरह गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई है। अनिल हर वक्त मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते और मेरी मोहब्बत के गुण गाते। 1 हफ्ते बाद अनिल कहने लगे कि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुझे मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो 2 साल के लिए अमेरिका चले जाएंगे।
इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं और अनिल कुछ ही वक्त के लिए साथ हैं और फिर हमारे दरमियान जुदाई आने वाली है। अनिल के जाने का सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी सास और ननंद ने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे और अनिल को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दिया था। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छाई थी। जबकि उनका बेटा भी इतने सालों में घर वापस आया था, उनका भी मन होता होगा उसके साथ समय बिताने का, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया। सारा समय अनिल के साथ ही होती थी, इसीलिए मुझे अपनी ननंद से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी रहती थी और मैं ये सोचकर ही परेशान हो रही थी कि अनिल के जाने के बाद मैं इतने बड़े घर में क्या करूँगी। अनिल सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते और मैं सारा दिन बंगले में यहाँ से वहाँ फिरती रहती। थोड़े ही दिनों में मैं जान गई थी कि मेरी सास को अकेले बैठकर टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वो सारा दिन तेज़ आवाज़ में टीवी देखा करती थी। दिन बहुत ही तेज़ी से गुजर रहे थे और अनिल के वापस जाने का समय करीब आ गया था। अनिल के बगैर रहने का सोच कर ही मैं कांप जाती थी और अनिल मुझे समझा रहे थे कि वो जल्दी मुझे भी अपने पास बुला लेंगे। मुझे अनिल की उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता था, क्योंकि परदेश में रहने वाले लोग अपनी पत्नियों को अपने माँ बाप के हवाले ही छोड़ देते हैं। मुझे भी यही लगता था कि अनिल कभी मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे। अब अनिल के जाने का वक्त आ गया था। जब मैं अपनी सास और ननंद के साथ घर वापस आ रही थी तो मेरी आंखों में नमी थी। मेरी सास ने मेरी उदासी को महसूस करते हुए कहा, अनीता, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ ताकि वहाँ तुम्हारा दिल लग जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसा सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरी सास ये ना सोचे। अपने पति के जाते ही मैं मायके की तरफ दौड़ गई। मेरी सास ने खुद ही ड्राइवर को कहकर गाड़ी का रुख मेरे मायके की तरफ मुड़वा दिया था। अपने घर आकर मैं बहुत खुश थी और अपने कज़िन के साथ मेरा दिल लग गया था। अनिल ने भी अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और इस बात का यकीन दिलाया था कि जल्दी से वो मुझे अमेरिका बुलवा लेंगे। वो कह रहे थे कि उनके लिए भी मेरे बगैर एक पल गुजारना मुमकिन नहीं रहा। उनसे भी अब मेरे बिना नहीं रहा जाता। वो जिस तरह मोहब्बत से मुझसे कह रहे थे, मुझे यकीन आने लगा था कि जल्द ही मैं भी कुछ समय बाद उनके साथ होंगी। मुझे मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और मेरी माँ चाहती थी कि अब मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। वो बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें खुशी खुशी यहाँ छोड़ दिया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मायके में ही रहने लगो। तुम्हारा घर अब वो है और तुम्हें वापस अपने घर पर जाना होगा। माँ की बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था। मैं वहाँ सारा वक्त अकेले क्या करती, लेकिन माँ मेरी ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैंने अपने पिता से कहा कि रात को वो मुझे मेरी ससुराल छोड़ आएं और मैं अपने पिता के साथ वापस अपने ससुराल आ गई थी। सारा बंगला खाली पड़ा हुआ था। मेरी सास और ननंद अपने अपने कमरे में थीं। मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें अपने आने के बारे में बताया तो वो मुझे देखकर खुश हो गईं और कहने लगी कि अभी तुम जाओ और सो जाओ, सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलते हैं। वो तो टीवी में कोई फिल्म देखने में पूरी तरह से मगन थी और उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी भी नहीं लग रही थी। मैं एक नज़र उन पर डालकर उनके कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा दिल अजीब सा होने लगा। घर में छाया हुआ सन्नाटा मुझे वहशतनाक लग रहा था। अकेले ही अकेले मुझे डर लग रहा था। मैं अकेली थी और आज मुझे पता चला था कि मुझे अकेलेपन से डर लगता था। मेरे मायके में तो अपने कमरे में बैठकर ही बाहर से आने वाली आवाज़ों से मेरी जान नहीं छूटती थी। कभी मेरे भाई बहनों का झगड़ा हो रहा होता था तो कभी चाची हंस हंस कर चाचा को दिन भर के किस्से सुना रही होती थी। वो आवाज़ें जो कभी मुझे परेशान करती थीं, आज मुझे उन आवाज़ों की कमी महसूस हो रही थी। एक लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाज़ा शायद कोई मर्द कभी नहीं समझ सकता। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं अकेले ही अकेले रो रही थी। मुझे अपना घर और अपने परिवार की बहुत याद सता रही थी। कुछ देर तो मैं यहाँ से वहाँ टहलकर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद एक खौफ सा मुझ पर हावी हो गया
और मेरे लिए अपने कमरे में रुकना भी मुश्किल हो गया। सर्दियों के दिन थे, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। मुझे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ साया सा महसूस हो रहा था, जबकि ये खिड़की घर के बगीचे में खुलती थी, और इतनी सर्दी में तो कोई रात के इस वक्त बगीचे में आकर क्या करेगा। मेरी सास और नंद अपने अपने कमरे में थी। मैं फौरन ही अपने कमरे से निकलकर अपनी ननंद के दरवाजे पर पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरत से पूछने लगी कि भाभी, आप घर कब वापस आईं? मैं रोते हुए उसके गले लग गई और रोते हुए मैंने कहा, कविता, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं अकेले कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पर सो जाओ। मेरी बात सुनकर कविता ने हैरत की नज़रों से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहने लगी कि भाभी, आप तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डर रही हैं। यहाँ आइए, आराम से बैठिए। और उसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी, भाभी, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। कुछ नहीं होता, आप आराम से कमरा बंद करके सो जाइए। मैं कविता के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ वक्त भी उस कमरे में अकेले नहीं गुजार सकती। मुझे अकेले कमरे में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैंने कविता से कहा कि मैं मजबूर हूँ, तुम प्लीज़ अपना कमरा लॉक करके मेरे कमरे में चलो और मेरे पास ही सो जाना। कविता ने मेरी बात मान ली और वो अपना कमरा बंद करके मेरे कमरे में चली आई। कविता के कमरे में आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी और मैं सुकून से लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। कविता भी मुझसे कुछ दूरी पर सोने के लिए लेट चुकी थी। उसने पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए रात में मुझे तंग मत करिएगा। उसके पेपर हो रहे थे और वो सवेरे जल्दी उठती थी, इसीलिए मेरे बराबर में लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ गई थी, लेकिन अचानक ही नींद में मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास हुआ। डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। कमरे में हीटर चल रहा था और ऐसे में ठंडक का एहसास कैसे हो सकता था। पहले मैंने सोचा कि मैं कविता को आवाज़ देकर उठा दूं, लेकिन फिर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कविता मेरी छोटी ननंद थी। वो मेरे बारे में क्या सोचती कि भाभी इतनी ज़्यादा डरपोक है कि मुझे अपने साथ सुलाने के बावजूद भी वो डर रही है। शर्मिंदगी की वजह से मैंने कविता को आवाज़ नहीं दी, बल्कि अपनी जगह पर ही खामोश लेटी रही। मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मैं सोचती रही और ना जाने किस वक्त लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो कविता सोफे पर बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी और दिन निकल चुका था। मुझे जागता हुआ देखकर कविता कहने लगी कि भाभी, अगर आपको डर ना लग रहा हो तो क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, चली जाओ, लेकिन हर रात इसी तरह मेरे कमरे में आकर सो जाना। कविता ने एक अफसोस भरी नज़र मुझ पर डाली और अपने कमरे में चली गई। दिन में जब अनिल का फ़ोन आया तो मैंने उसे सारी बात बताई कि रात में डर के मारे परेशान थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगे कि हम सालों से इसी बंगले में रह रहे हैं, इसीलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। अनिल मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे कि जल्द ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम एक साथ होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद अनिल ने फ़ोन बंद कर दिया था। बाकी का सारा दिन मैं नौकरानियों के पीछे पीछे फिरती रही और अपनी निगरानी में सारे काम करवाती रही। मैं खुद को व्यस्त करना चाहती थी, इसीलिए मैं घर के एक एक काम में दिलचस्पी ले रही थी। मेरे पास करने के लिए कोई और काम था भी नहीं, इसलिए मैंने नौकरानियों का पीछा उठा लिया था और उनसे घर का एक एक कोना साफ करवा रही थी। मुझे अपनी सास पर हैरत हो रही थी, जो सारा दिन टीवी के आगे मगन बैठी रहती थी और उन्हें घर की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। अनिल अपने पैसे अपने एक दोस्त के अकाउंट में भेज देते थे और उसी ने हमारे घर के सारे इंतजाम संभाल रखे थे। घर का राशन लाने से लेकर नौकरानियों को पैसे देने तक सब कुछ उसके हाथ में था। शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि एक गैर आदमी हमारे घर का इंतज़ाम चला रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया था कि अनिल की माँ को ना ही घर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही वो उसके काबिल थी,
कि पैसे संभाल कर रखती और घर चलाती। वो एक फिजूल खर्च औरत थी। उनके हाथ में जितना पैसा आता वो सब उड़ा देती थी। कविता हर रात मेरे साथ सोने के लिए चली आती, लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास होता और इसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद भी नहीं आती थी। एक दिन मैंने कविता से हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम्हें भी रात को ठंडा ठंडा सा एहसास होता है? मेरी बात सुनकर कविता खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इतना तो मुझे यकीन था कि मुझे किसी भी तरह का वहम नहीं हुआ था, बल्कि कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से मुझे ठंडक महसूस होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही इस बात की तह तक पहुंचूंगी। अगले दिन जैसे ही कमरे की लाइट बंद करके मैं लेटी तो कुछ ही देर में मुझे दोबारा से कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और मैंने हिम्मत करके फौरन ही कमरे की लाइट जला दी। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था वो होश उड़ा देने वाला ही था। मेरे कमरे की वो खिड़की जो बगीचे की तरफ खुलती थी वो खुली हुई थी और एक साया सा मुझे नज़र आ रहा था। जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था मैंने सोने से पहले इस खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने फौरन ही बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ननंद की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कविता भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो कविता बगीचे में किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैं इतने दिनों से जिसे साया समझकर डर रही थी वो कोई और नहीं, इस लड़के का साया था। कविता की नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो लड़का मुझे देखते ही बगीचे से भाग निकला। कविता उसी खिड़की से वापस आ गई जिस तरह वो कमरे से बाहर गई थी। जो ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा था वो उस खिड़की से आने वाली हवाएं थीं जिन्होंने कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी को ख़त्म कर दिया था। मैंने कविता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, कविता ये सब क्या है और वो आधी रात को किस लड़के के साथ थी? कविता ने रोते हुए बताया कि वो मनीष है और वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। मनीष उसके स्वर्गवासी पिता के एक करीबी दोस्त का बेटा है, लेकिन मेरे ससुर यानी कविता के पिता के देहांत के बाद ही मेरी सास ने उन लोगों से मेलजोल खत्म कर दिया था। कविता और मनीष बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों अपने रिश्ते को ख़त्म होते बर्दाश्त नहीं कर सके और छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे। कविता और मनीष अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन बड़ों के फैसलों की भेंट चढ़ गए। कविता बता रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरी सास को कविता की मोहब्बत के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कविता को सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी भी मनीष से नहीं मिले और ना ही कभी उसकी शक्ल देखेगी। जब अनिल शहर से बाहर नहीं गए थे, जब मेरी सास के हालात भी बहुत कमज़ोर थे, वो भी सबकी तरह एक आम सी मिडिल क्लास औरत थी। फिर कविता के पिता का देहांत हो गया तो उनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। कविता के पिता और अनिल के पिता दोनों में ही बहुत पक्की दोस्ती थी। काम के कुछ सिलसिले को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। तभी से ही उनकी दोस्ती में फूट पड़ गई और दोनों परिवारों का मेलजोल भी ख़त्म हो गया। कविता के पिता के मरने के बाद भी मनीष के पिता ने कविता की माँ और उनके बच्चों की कोई मदद नहीं की और ना ही कभी साथ दिया। इस बात से तंग आकर कविता की माँ मनीष के पूरे परिवार से नफरत करने लगी थी। जब उन्हें कविता के बारे में पता चला तभी उन्होंने कविता से साफ इनकार कर दिया था कि कभी भी मनीष के बारे में मत सोचना, वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरी सास ने लोगों के घरों का कामकाज किया और अनिल एक एक वक्त में दो नौकरियां करने लगे। अनिल ने दिन रात मेहनत की और नौकरियां करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। किस्मत ने पलटा खाया और अनिल का एडमिशन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर हो गया। अनिल की मेहनत और लगन को देखते हुए अनिल की यूनिवर्सिटी ने सारा खर्चा उठाया, तो मेरी सास ने भी अनिल को नहीं रोका और हिम्मत करके उन्हें बाहर भेज दिया। अनिल ने अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी और वहीं से मेरे ससुराल के हालात बदलना शुरू हो गए। लेकिन अपने हालातों और दुखों की मारी मेरी सास ने जिस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और गुजारा किया, उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उन्होंने खुद को हर चीज़ से दूर कर लिया था और कमरे की हद तक ही रहती थी।
वो अपना सारा वक्त टीवी देखने में ही गुजार देती थी। अनिल की डिग्री भी पूरी हुई तो उनको अमेरिका में ही बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मेरी सास ने भी उन्हें ये सोचकर वापस नहीं बुलाया कि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं रखा है। जो अनिल के रिश्तेदार थे वो भी उनका साथ नहीं देते थे, लेकिन पैसा देखकर वापस आ गए थे। मेरी सास ने किसी को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इस सब में मनीष और कविता का रिश्ता मिट्टी में मिल गया था। कविता ने मुझे हर एक छोटी से छोटी बात बताई थी और वो मेरे पास बैठी रो रही थी, क्योंकि उसके लिए मनीष के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी सास किसी हाल में भी उसकी और मनीष की शादी नहीं करने वाली थी। अनिल को कविता और मनीष के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर मैंने कविता से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अनिल से बात करूंगी। वो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर अपने आने वाले कल के फैसले नहीं कर सकते। मैंने कविता को दिलासा देते हुए समझाया। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी से ही मुझे अनिल के फ़ोन आने का इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ देखे जिन्हें वो बाप के न होने की वजह से नहीं देख पाई। अगले ही दिन मैंने अनिल को फ़ोन पर सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए, क्योंकि कविता ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अनिल ने मुझे बताया कि मनीष बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। अनिल जब भी हिंदुस्तान वापस आते हैं वो उनसे मिलने के लिए ज़रूर आता है और पुरानी किसी भी बात का जिक्र हमारे बीच नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की गलतियों का बोझ उनकी औलाद को भी उठाना पड़े। अगर मनीष और कविता एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। मनीष एक मेहनती और खुददार लड़का है और वो कविता को हमेशा खुश रखेगा। अनिल की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। उन्होंने वाकई एक पढ़े लिखे और समझदार भाई होने का सबूत दिया था। वो कह रहे थे कि मेरी माँ लोगों के रवैये और उनके साथ हुई ज्यादतियों की वजह से वो इस तरह से दिखती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही नर्म दिल इंसान है। उन्होंने कहा वो खुद अपनी माँ से बात करेंगे। उनकी माँ कभी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुछ दिनों बाद अनिल ने अपनी माँ को मनीष और कविता के रिश्ते के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी और दोनों परिवारों के संबंध दोबारा बन गए थे। मनीष के पिता ने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरे स्वर्गवासी ससुर और उनके दोस्त के बीच में जो फूट पड़ी थी उसका भी उन्हें एहसास था। अनिल जो 2 साल बाद वापस आने वाले थे वो 6 महीने में ही लौट कर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने हाथों से कविता की शादी धूमधाम से की थी। वो मेरा और मेरी सास का वीज़ा अपने साथ में ही लेकर आए थे और अब हम तीनों एक साथ जहाज़ में बैठकर अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो अनिल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। वो एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जिनको रिश्तों की कदर करना आता था और मेरे लिए मालो दौलत और पैसे से कहीं ज़्यादा अहम यही बात थी कि अनिल को रिश्ते बहुत अच्छे से निभाने आते थे। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कल की बातों को लेकर आज और आने वाले कल के फैसले करना इंसान की बेवकूफ़ी है। जो कुछ बड़ों ने कर दिया उसको बच्चों की जिंदगियों से जोड़ना ये कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को रिश्तों का एहसास करना सिखाइए और रिश्तों को निभाते रहिए। जो कुछ मुझे भी हर रिश्ते का एहसास उसी वक्त हुआ जब मैं जॉइंट फैमिली से निकलकर उस घर में अकेली हो गई थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ था एकजुट होकर रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। निक्की नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची तभी अचानक उसके सौतेले भाई लक्की ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। लक्की उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का बहुत मन कर रहा है। नहादानी से उसकी शराबी भाई से दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी।
निक्की ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। लकी की बात सुनकर निक्की जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ, अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी। भाई आज अपनी बहन की क्लास ले रहा था। लकी की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि निक्की को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता, निक्की अपने भाई से कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना? लकी बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा, सच बोल रहा हूँ, चल अब देर न कर। ये कहते हुए लकी ने निक्की को, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। निक्की के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ? वो बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। निक्की, इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। श्मशान की बस्तियां आबाद थी। वहाँ पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। निक्की बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म? सीढ़ियों चढ़कर ऊपर लकी के कमरे में देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? लकी उठ तो ओ लकी, निक्की ने कई बार आवाज लगाई, तू ऐसे नहीं उठेगा। निक्की को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वो एकदम से उठ गया था। अपने पास निक्की को देखकर वो क्या उठा? ये कोई तरीका है? उठाने का सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। लकी गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। निक्की कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सको। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। लकी मुस्कुरा कर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद है। सुबह सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थी। अब तो कल ही कुछ हो सकता है। निक्की उदास होकर लकी की चारपाई पर ही बैठ गई। भाई, अब तू ही कुछ करना। मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बाबूजी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है कि तू कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। निक्की लकी को मस्का मारने लगी थी। मैं तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। ये ले, उसने लकी को तौलिया देते हुए कहा, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए थे, इनको बदलकर दूसरे कपड़े पहन ले। लकी आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भुलाकर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली निक्की के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। लकी मुस्कुराते हुए निक्की के बेहद नजदीक पहुंच गया। निक्की कुछ समझ नहीं पाई कि आज उसका भाई आखिर उससे क्या चाहता है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लकी ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सजा है, फिर मैं सामान लाकर दूंगा। निक्की समझ नहीं सकी कि आखिर लकी ऐसा क्यों चाहता है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ ना सकी कि भाई की आंखों में अब वो खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर जो खुश होता था, आज लकी अपनी खूबसूरत बहन को देखकर न जाने क्या क्या सोच बैठा था।
उस पर निक्की ने ये बेवकूफ कर दी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सजा उसने मंजूर कर ली थी। उस नादान को क्या पता कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जैसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। निक्की के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसमें लक्की की शर्ट बनियान क्या निकाली। सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। लक्की का शरीर ब्रज गीला और मजबूत था। निक्की ने लक्की की आंखों में देखते हुए अब उसके नीचे के कपड़े उतारने लगी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटने से निकलने के चक्कर में निक्की नीचे की तरफ क्या झुकी। सारा खेल ही बिगड़ गया था। ये नजारा देखकर निक्की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली ही थी कि यही सोचकर निक्की ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। घुटनों के बल बैठी हुई निक्की के पास पहुंचते ही लक्की को उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो? लक्की की ये बात सुनते ही निक्की झपटे हुए शर्मा कर अपना सिर नीचे झुका लिया था। निक्की शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने लक्की के सामने अपने सिर को 2-3 बार ने हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन भाई के उस पर बहन का अधिकार नहीं होता, ये गलत है लक्की। निक्की ये सब कहते हुए लक्की के कमरे से बाहर जाने लगी। लक्की ने निक्की को छोड़ दिया था। वो नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। निक्की भी क्या करती, लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा भाई है, पति नहीं, जो अपनी अमानत सौंपने चली थी। ये सब सही नहीं है। हमें मर्यादाओं में रहना चाहिए, लेकिन आग तो दोनों तरफ लगी थी। बच पाना मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान लक्की ने लाकर रख दिया था। निक्की समझ गई थी कि लक्की मुझसे नाराज है, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन लक्की ने खाना नहीं खाया। निक्की अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि लक्की को वो वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। निक्की के प्रति लक्की की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। निक्की मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता। सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही निक्की बाथरूम में पहुंची, लक्की ने अचानक रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। लक्की उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार देख तो लूं। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का आज बड़ा मन कर रहा है। नादानी में निक्की और लक्की की दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। निक्की ने अपना सर पीट लिया। इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। लक्की की बात सुनकर निक्की जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ, अब भी तेरी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भाई आज अपनी बहन की क्लास ले रहा था। लक्की की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि निक्की को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता भाई। निक्की उससे पूछ बैठी, सच बोल न भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना। आज पहली बार दर्शन करूंगा, लक्की ने कहा। निक्की के जलवे देखकर लक्की की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया। निक्की कहने लगी, अब बाहर निकल, मुझे भी नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा न सही, कम से कम एक बार तो। निक्की रहमदिल थी, सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर निक्की को क्या मालूम था, परवाना खुद क्षमा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान क्षमा कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, लक्की अब तक घर क्यों नहीं आया? निक्की खुद को कोस रही थी। और दिखा जलवे आखिर है तो वो भी एक मर्द ना, कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता। ऐसी मेरी जवानी किस काम की, जो किसी का भला न कर सके। भाई भाई कहकर
रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेगी क्या? नहीं, वो मुझसे नाराज होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। निक्की रानी आग में घी डालकर ये मैं क्या ऊंट पटांग सोच रही हूँ। शायद लक्की अपने दोस्तों के पास पार्टी करने गया हो, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर निक्की ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाजा खोलते ही सामने लक्की को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चोट कैसे लगी? लक्की, तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए लक्की कह उठा, पुलिस वालों ने मारा है मुझे। वायरस से ग्रस्त लक्की कहने लगा, मुझसे दूर रहो। निक्की रोने लगी। मैंने तुझे कहा था ना, लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया? वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी और बुखार से लक्की का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर निक्की लक्की के कमरे में पहुंच गई। कुछ नहीं होगा भाई, तुझे मैं हूँ ना। ऐसी कितसी वायरस की मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। पगली, क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। निक्की ने लक्की का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हाथ से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। निक्की ने अपना चांद सा मुखड़ा लक्की के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक लक्की काफी हद तक ठीक हो चुका था। अपने भाई को कुछ देखकर बहन की जान में जान आई। आज भी नहीं रखी। इसने लगता है बोतलें खाली हो गई है इसकी। निक्की ने लक्की से मजाक किया, मेरी आँखों से पीली बेदर्दी सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। निक्की सचमुच पागल हो गई थी। लक्की के प्यार में पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। लक्की ने निक्की को एक चपेट मार दी। क्या करता है भाई, लग रही है ना? निक्की को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जीतने हाथ चलाने हैं। चला रात को देखूंगी तुझे। लक्की कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। ओहो, निक्की झूमते हुए बोली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह रे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन में खटिया टूट कर ही रहेंगी। भाई बहन दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। निक्की को मुस्कुराता हुआ देखकर लक्की पूछ बैठा, क्या चल रहा है तेरे मन में? जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चाइल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट मत जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।